आज हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और काइंड ऑफ पॉलिनेशन तक। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाइए चैनल में, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसको देख लीजिए। और उसके बाद हम सीरीज़ में चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, हम जानते हैं हर किसी की लाइफ के अंदर बदलाव ज़रूरी होता है, वो चाहे ह्यूमन बींग हो या फिर कोई फ्लावर ही क्यों ना हो। अगर एक ही तरह की चीज़ें हम करते रहेंगे तो उससे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो और हमारे जो करेक्टर्स होंगे वो डिमिनिश हो जाएंगे, हम आलसी भी हो जाएंगे, या फिर कोई भी नेगेटिव करेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। इसी तरह फ्लावर्स के केस में भी होता है। क्या होता है कि जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं बार बार। अब बार बार उनके अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन होएगी, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है ना, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होती है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग मतलब कि आपस में ब्रीड करने से, डिप्रेशन मतलब कि करेक्टर्स का डिमिनिश हो जाना, तो उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करा जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं, ताकि उनके अंदर नए नए वेरिएशंस आ सकें, नए नए कैरेक्टर्स वो डेवलप कर सकें और अपना एक नया हाइब्रिड बना सकें, अपना एक नया रूप अपने आप दिखा सकें, ताकि उससे अच्छे अच्छे कुछ नए नए चेंजेस फ्लावर्स के अंदर हो। तो इसीलिए usually it is done that self pollination is discouraged and cross pollination is encouraged. In some species stigma and pollen receptivity are not synchronized. Synchronized का मतलब क्या होता है कि साथ में। कभी कभी क्या होता है कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है, कभी क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो रहे हैं और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो रहा है। इससे क्या होगा, जो रिलीज ऑफ पोलन है और जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं है, तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ अदर स्पीशीज़ में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग पोजीशंस पर रखे जाते हैं, ताकि पोलन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। ये सभी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करा जा सके, है ना। या तो तुम एंथर और स्टिग्मा की पोजीशंस को बदलाव कर दो, या फिर उनके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन है, रिसेप्टिव होने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग हो उनके अंदर, ठीक है ना। ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो। अब ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो तरीके हैं, ये प्रिवेंट करेंगे ऑटोगैमी को। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ना ऑटोगैमी क्या होता है। तो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ें की जाती है। अब थर्ड डिवाइस जो है वो इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि जो जेनेटिक मैकेनिज्म है वैसे तो ये, लेकिन ये क्या करता है कि जो उसके खुद के पोलन ग्रेन्स है ना, या तो वो सेम फ्लावर के हो या फिर किसी और फ्लावर के हो, सेम प्लांट के, उसके जो खुद के पोलन्स है ना वो अपने ओव्यूल्स में जाने से रोकता है, पोलन की जर्मिनेशन होने से रोकता है। और अगर पोलन की जर्मिनेशन नहीं होगी तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, है ना। तो वो अपने पोलन ग्रेन्स को फर्टिलाइज करने से रोकता है, ओव्यूल्स तक पहुँचने से रोकता है। कैसे रोकता है? पोलन की जर्मिनेशन रोक कर। It prevent self pollen from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth of the pistil. Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. भाई अब अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा ना, तो सिंपल सी बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर ग्रो, ठीक है ना। जैसे कि कास्टर या मेज के अंदर होता है। उससे क्या होगा, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, एटलीस्ट ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी। जिटोनोगैमी का हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। जिटोनोगैमी क्या होता है कि सेम एक प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है कि एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। यही पढ़ा था ना हमने पहले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपसे इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है कि नेम द डिवाइसेस दैट प्रिवेंट ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, ये पूछा जा सकता है ना। तो इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं कि या तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। नेक्स्ट हो जाएगा कि एंथर रिलीज एंड stigma are placed at different positions, it will also prevent autogamy. Next will be to prevent inbreeding is self incompatibility, this will also prevent autogamy or self pollination. Next device will be preventing self pollination is the production of unisexual flowers. So you have to write all these points when you will be asked the question that name the devices that prevent autogamy or self pollination. Okay, I hope everything is clear from this topic now. Next we have is pollen pistil interaction. So pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen is wrong type, either from other species or from the same plant, also land on the stigma.
क्या होता है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन से ये ज़रूरी नहीं है कि सही तरह का पोलन ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करे। पोलन दूसरा भी हो सकता है, क्या पता किसी और प्लांट का पोलन ग्रेन हो वो किसी और प्लांट की ऊपर लैंड करे, है ना। सपोज़ करो कि भाई हमने हिबिस्कस प्लांट ले लिया, हिबिस्कस का पोलन उठ के जा रहा है किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर। सपोज़ वी हैव अनदर फ्लावर, रोज़ का फ्लावर है हमारे पास, ठीक है ना। अब हिबिस्कस के पोलन ग्रेन्स अगर रोज़ के फ्लावर के ऊपर लैंड करेंगे तो ये तो बात सही नहीं है ना। तो मतलब कि उस रोज़ के फ्लावर के लिए वो जो पोलन ग्रेन आया है हिबिस्कस के प्लांट का, वो रॉन्ग टाइप का है, इट इज़ नॉट ऑफ द राइट टाइप, है ना। इसी चीज़ को कैसे पता लगाएंगे अब हमें तो पता है कि ये अलग टाइप गलत टाइप का पोलन है, लेकिन प्लांट कैसे पता लगाएगा कि ये गलत टाइप का है कि सही टाइप का, है ना। ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। तो द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप। पिस्टल के पास इतनी शक्ति है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये पोलन जो है वो राइट टाइप का है, यानी कि सही है उसके लिए, या फिर वो उसके लिए सही नहीं है। अगर वो सही तरह का होगा तो जो पिस्टल है वो उस पोलन को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद जो पोलन के आने के बाद जो भी पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सब हो जाएंगे। और अगर वो गलत टाइप का पोलन ग्रेन होगा तो वो जो पिस्टल होगा वो उसे रिजेक्ट कर देगा और पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देगा। इसी एबिलिटी को, पिस्टल की इसी एबिलिटी को कि वो पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, इसे ही हम पोलन ग्रेन और पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection. This is known as pollen-pistil interaction. Following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pores. Contents of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. You would recall that in some plants, pollen grains are shed at two-celled condition. In such plants, generative cell divide and form two male gametes during the growth of pollen tube. In the stigma, in plants which shed pollen at three-celled condition, pollen tube carry two male gametes from the beginning. Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present in the micropylar end of the synergids guides the entry of the pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are referred to as pollen-pistil interaction. As pointed out earlier, this is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. Knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen-pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids. तो भाई अब होता क्या है, एक पिस्टल ने अपने राइट टाइप के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर लिया। दिस इज अ पिस्टल, है ना। पिस्टल के क्या क्या पार्ट होते हैं, ऊपर होता है स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इस स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड हो चुके हैं। नाउ आफ्टर लैंडिंग ऑन दिस स्टिग्मा देयर विल बी अ continuous dialogue between these pollen grains and this stigma. Pistil will interact with the pollen and identify if this pollen is of right type or wrong type. अगर गलत टाइप होगा तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा, धक्के मार के बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर ये राइट टाइप का होगा तो ये पिस्टिल इस पोलन को एक्सेप्ट कर लेगा और फर्दर इसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। फर्दर क्या इवेंट्स होंगे कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेगा, जिससे कि एक पोलन ट्यूब बनेगी थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। हमें पता है ना यहाँ पर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक जर्म पोर, कोई भी एक जर्म पोर जो है वो मॉडिफाई होगा, उससे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। पोलन ग्रेन्स के जो भी कंटेंट्स है वो पोलन ट्यूब के थ्रू स्टिग्मा के टिश्यूज से होते हुए स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल से होते हुए वो जाएंगे ओवरी तक। ओवरी के अंदर हमें पता है दिस इज द ओवरी, है ना। ओवेरियन कैविटी होगी, इसके अंदर प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा और प्लेसेंटा से अटैच क्या मिलेगा आपको, ओव्यूल मिलेगा। प्लेसेंटा से अटैच इस तरह से ना ओव्यूल मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर कौन सा एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड होगा, और यहाँ पर कौन सा एंड होगा, चेलेजल एंड होगा। जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये ओवरी तक पहुँच जाएंगे। अब हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज पर भी शेड हो सकते हैं और 3 सेल्ड स्टेज पर भी शेड हो सकते हैं। अगर वो 2 सेल्ड स्टेज पर शेड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट है, एक है जनरेटिव सेल और एक है वेजिटेटिव सेल।
उस केस में क्या होगा कि जनरेटिव सेल डिवाइड होगा और उससे 2 मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। अगर वो 3 सेल स्टेज पर शेड हो रहे हैं, इसका मतलब कि उसके पास पहले से 2 मेल गैमीट है और एक वेजिटेटिव सेल है, तो फर्दर उसे डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, अब वो एज इट इज़ चलेगा। पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचने के बाद ओव्यूल में एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से, और उसके बाद वन ऑफ द सिनर्जिड्स में एंटर करेगी। इसका हमने डायग्राम देखा था ना, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट का डायग्राम हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो उसमें क्या था कि जो 3 सेल्स प्रेजेंट है टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है? 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है और एक सेल प्रेजेंट है। सिनर्जिड सेल्स के पास जो है फिलीफोम एपरेटस प्रेजेंट है, वो मैंने बताया था ना, उसका क्या फंक्शन होता है? पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। तो फिलीफोम एपरेटस तक जब ये मेल गैमीट पहुंचेंगे पोलन ट्यूब से होते हुए, तो वो फिलीफोम एपरेटस जो है वो पोलन ट्यूब को अंदर आने के लिए जगह देगा, पोलन ट्यूब को अंदर आने के लिए जगह देगा, उसकी एंट्री को गाइड करेगा कि भाई अब तुम्हें यहाँ जाना है, अब तुम्हें वहाँ जाना है ना। अब यहाँ तक जो भी इवेंट्स हुए हैं स्टिग्मा के ऊपर पोलन गिरने से लेकर पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंटर करने तक, उन सभी इवेंट्स को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ से इस पोलन ट्यूब के होते हुए, इस पोलन ट्यूब से होते हुए जो ऊपर के पोलन ग्रेन्स थे वो ओवरी तक आए, और ओवरी में माइक्रोपाइलर एंड से वो लोग एंटर कर रहे हैं, सिनर्जिड्स उनकी एंट्री को गाइड कर रहा है, और इसी पूरे इवेंट को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। All the events from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ठीक है, I hope this is clear now. Let's move on to the next part. As you shall learn in the chapter on plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. This is achieved by emasculation or bagging techniques. So, artificial hybridization. What is artificial hybridization? It is the process in which only the desired pollen grains are used for pollination and fertilization. जो pollen grains हमें चाहिए ना, सिर्फ वही pollen grains हम यूज़ करते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन्स उस पिस्टल के लिए रिसेप्टिव हों, उस पिस्टल के लिए कंपेटिबल हों और वो उसे एक्सेप्ट कर ले। इस तरह के क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसमें हमें यही मेक श्योर करनी होती है चीज़ कि जो पोलन ग्रेन्स हम ले रहे हैं वो कंपेटिबल होने चाहिए और कंटेमिनेशन नहीं होने चाहिए उनके अंदर। अब ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स के थ्रू। Emasculation and bagging technique are the steps in artificial hybridization. Now, what are these? If the female parent bears bisexual flowers, you know na, bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. जब किसी फीमेल पेरेंट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हों तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एंथर्स जो हैं उनको पहले ही हम रिमूव कर लेते हैं फ्लावर बड से। जब एंथर से हमें पता है कि एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, वो डिसाइज होगा। अब उनके निकलने से पहले ही हम उस एंथर को वहाँ से हटा रहे हैं, फोर्सेप्स की हेल्प से हम उसे वहाँ से हटा रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमास्कुलेशन। इमास्कुलेटेड फ्लावर्स को अब ऐसे तो नहीं रख सकते, हमने एक फ्लावर को इमास्कुलेट कर लिया है, हटा लिया है वहाँ से एंथर्स को। अब उन एंथर का क्या करेंगे? हम उन एंथर्स को एक बैग के अंदर रखेंगे सुटेबल साइज़ के, जो कि जनरली बटर पेपर का बना होता है ताकि जो स्टिग्मा है वो कंटेमिनेट ना हो पाए। तो इस चीज़ को ही हम बैगिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज बैगिंग। इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इमास्कुलेटेड फ्लावर फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय अनडिजायर्ड pollen grains. So the bag used will be made of butter paper to prevent contamination. These two steps are the steps in artificial hybridization for preventing self-pollination. And why are we doing these steps? These steps are necessary to ensure that the right type of pollen has been transferred to the stigma in a flower, so that the chance of fertilization is high and the crop or whatever flower we are developing, it will be of improved quality with the desirable characters that we are taking. आपने कभी कभी सुना होगा ना कि जो आपको बोलते हैं कि ये नई हाइब्रिड वैरायटी बनाई हुई है, तो वो होता कुछ नहीं है कि सपोज़ हमने एक टमाटर ले लिया है, या फिर सपोज़ हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, एक प्लांट हमने ले लिया है रोज़ का। अब रोज़ भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, एक है पिंक कलर का रोज़, एक है वाइट कलर का रोज़।
अगर हम वाइट कलर के रोज़ के ऊपर से पोलन ग्रेन्स हटा के पिंक कलर के रोज़ के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, उससे एक हाइब्रिड वैरायटी का जन्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने गार्डन में जाओ और ये एक्सपेरिमेंट करने लगो। ये जो है एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इमास्कुलेशन, बैगिंग, ये सब प्रोसेस इसके अंदर फॉलो करने होते हैं ताकि सही तरह से प्रोसेसेस फॉलो हो सके, रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले। ठीक है, तो ये मैंने अब सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से याद हो जाए ये सभी प्रोसेस। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मैं पढ़ती थी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, आर्टिफिशियल क्रैब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, इमास्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है, काफ़ी भारी भारी वर्ड्स मुझे ये लगते थे, मुझे याद ही नहीं होते थे। इसीलिए अब मैंने ये एक चीज़ आपको बताई है ताकि आप हमेशा इन चीज़ों को याद कर सकें। सो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, mature pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop। जो फ्लावर हमने बैग करा है, बैग के अंदर रखा है, जब वो रिसेप्टिव हो जाएगा स्टिग्मा, उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स मैच्योर हुए हैं उन्हें हम निकाल लेंगे एंथर्स से मेल पेरेंट के, और उन पोलन ग्रेन्स को फिर हम स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देंगे और फ्लावर को वापस से उस बैग के अंदर डाल देंगे। और अब भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, तो उसके अंदर हम फ्रूट को डेवलप होने देंगे। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब तक जो बात थी वो थी बाइसेक्सुअल फ्लावर की। भाई अगर फीमेल पेरेंट जो है बाइसेक्सुअल है, लेकिन अगर वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि अब हमें इमास्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and flower is rebagged। अब भाई फीमेल फ्लावर जो है उसके जो बर्ड्स हैं उनको हम पहले ही बैग से ढक देंगे, बंद कर देंगे बिफोर द फ्लावर ओपन, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो पॉलिनेशन जो है वो होगी विद द हेल्प ऑफ डिज़ायर्ड पोलन, और वो पॉलिनेशन कराने के बाद हम फ्लावर्स को फिर से बैग में डाल देंगे। दिस प्रोसेस इज़ व्हेन द फीमेल पेरेंट इज़ यूनिसेक्सुअल। आई होप आपको दोनों प्रोसेसेस समझ आ गए होंगे। तो दोनों के प्रोसेसेस काफ़ी अलग अलग हैं। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल है तो क्या होगा, इमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि एंथर को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको सीधा हम बैग कर देंगे, सिर्फ फ्लावर बड को बैग करेंगे, लेकिन फ्लावर के ओपन होने से पहले ही हम उसे बैग कर देंगे। बैग्ड किस चीज़ से करेंगे हम, बटर पेपर से करेंगे। ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि बैगिंग हम किस चीज़ से करते हैं, तो हम उसे बटर पेपर की हेल्प से करते हैं। ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा अब तक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमास्कुलेशन और बैगिंग। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डबल फर्टिलाइजेशन। So after entering one of the synergids, pollen tube releases the 2 male gametes into the cytoplasm of the synergid। याद रखिएगा, स्टार्टिंग से हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सब कुछ स्टेप्स में ही हो रहा है। तो अगर आपने बीच में एक भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पहले वाली वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ और आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन आ रहे कि ये स्टेप कहाँ से आ गया। ठीक है, अब तक हम कितना पढ़ चुके हैं कि जो पोलन ट्यूब है उसने एंट्री कर ली है भाई ओव्यूल के अंदर थ्रू द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के पास फिलीफोम एपरेटस ने उसको गाइड किया और इन्होंने जो है एंट्री कर ली है। नाउ पोलन ट्यूब क्या करेगा, उसके पास क्या है, 2 मेल गैमीट हैं। तो पोलन ट्यूब अपने मेल गैमीट्स को साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देगा सिनर्जिड्स के। उनमें से जो एक मेल गैमीट है दैट विल मूव टुवर्ड द एग सेल। 3 सेल्स है ना नीचे माइक्रोपाइलेंट की तरफ, 2 सिनर्जिड सेल्स और एक है एग सेल। सिनर्जिड सेल्स उसके पास क्या था, फिलीफोम एपरेटस था। पोलन ट्यूब वहाँ से आ चुका है। अब उसने अपने 2 मेल गैमीट्स रिलीज़ कर दिए हैं। एक मेल गैमीट मूव करेगा टुवर्ड्स द एग सेल, 1 male gamete will move towards the egg cell and fuses with the nucleus, thus completing the syngamy। यहाँ पर आके इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ ये मेल गैमीट फ्यूज़ कर जाएगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। मेल गैमीट का फ्यूजन हो गया है फीमेल गैमीट के साथ, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। नाउ व्हाट विल हैपन, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दीज आर गेटिंग फ्यूज्ड। 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज हो रहे हैं, क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड सेल बनाएंगे एंड वी विल कॉल इट एज zygote। Now the other male gamete move towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus। एक जो मेल गैमीट था, 2 मेल गैमीट्स आए हैं ना पोलन ट्यूब के थ्रू, तो वो कहाँ रिलीज़ हुए हैं, सिनर्जिड्स में रिलीज़ हुए हैं। 2 मेल गैमीट जो सिनर्जिड्स में रिलीज़ हुए हैं। एक मेल गैमीट मूव कर गया है एग सेल की तरफ, वहाँ पर फ्यूज़ कर लिया उसने, वहाँ पर उसने सिनगैमी प्रोसेस हुआ है वहाँ पर, और वहाँ से जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये जो दूसरे वाला मेल गैमीट है, दिस विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर में क्या है, एम्ब्रियोसाइक के 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रल सेल। नाउ दिस द सेकंड मेल गैमीट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द 2 polar nuclei and will fuse with them। Now they have 2 nuclei and 1 nuclei is present in this
one is this male gamete. Now they will fuse to form triploid primary endosperm nucleus. 2 हैप्लॉइड, एक ये हो गया, क्या बन गए, ट्रिप्लॉइड हो गए. So they will form triploid primary endosperm nucleus, which is called as PEN. As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion. 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हो गए ना, 2 मेल गैमीट्स थे, एक चला गया एग सेल की तरफ, एक चला गया पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, पोलर न्यूक्लियाई के पास ऑलरेडी 2 थे, तो ये तीनों मिलकर बन चुके हैं अब ट्रिप्लॉइड. इसीलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 3 की फ्यूजन हुई है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फ्यूजन हुई है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. Now since the 2 types of fusions is taking place, one was syngamy, male gamete was fusing with the female gamete of egg cell, है ना. So one was syngamy and the other is triple fusion, and these 2 fusions are taking place in the embryo sac. That's why this phenomena is called as double fertilization. This is an event unique to the flowering plants. 2 तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही है ना इसके अंदर, एक हो रही है यहाँ पर सिनगेमी और एक हो रही है ट्रिप्लॉइड, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन. दिस 2 fusions, due to these 2 fusions taking place in the embryo sac, this is called as double fertilization, that is 2 fertilization taking place. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell and develops into endosperm, and while the zygote develops into an embryo. बीच वाला जो सेल है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डेवलप हो जाएगा, और जो zygote बना था that will develop into embryo. Now the central cell, that is primary endosperm cell, will form into endosperm. So yeah, this is the diagram. Okay, so these were the 2 synergid cells and these were the egg cell. यहाँ पर मेल गैमीट ने फ्यूज़ करा था, zygote बन गया था, और बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस will develop and form primary endosperm cell, and these are the degenerating antipodal cells towards the chalazal end. This will develop into endozygote plant, and this is the fertilized embryo sac showing zygote and primary endosperm nucleus. This was about double fertilization. Next topic we have is post-fertilization structures and events. Now fertilization has taken place, double fertilization has taken place in the embryo sac. Next event will be after it, the formation of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruit are collectively termed post-fertilization events. अब जो प्रोसेस होगा वो हम देखेंगे कि इसके बाद भाई फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वहाँ तक जो भी प्रोसेस होगा उसे हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन होने के बाद के इवेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. वाई? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप्स repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for nutrition of the developing embryo. In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Subsequently, the cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. Coconut water before cellularization varies greatly. Coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made of thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is called the cellular endosperm. Endosperm may either be completely consumed or by developing embryo before seed maturation, or it may persist in the mature seed and be used up during seed germination. Now split open some seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruits of coconut and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rye and maize. तो होता क्या है एंडोस्पर्म के अंदर, जो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट ने फ्यूज़ होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन की फॉर्मेशन करी थी, वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है एज़ कम्पेयर्ड टू द सिनगेमी ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ज़ाइगोट डेवलपमेंट. ऐसा क्यों होता है कि जो पेन होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं जिससे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं. इस स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं. जो इस टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है. फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उस एम्ब्रियो को जो साथ साथ में बाहर डेवलप हो रहा है. उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये लोग पहले डेवलप हो जाते हैं. ठीक है जी. इसके बाद सब्सिक्वेंटली इनके अंदर सेल वॉल बनने लगती है और जो एंडोस्पर्म है उसको हम सेलुलर बोलते हैं. फ्री न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं सेलुलराइजेशन से पहले वो अलग अलग अमाउंट के होते हैं. जैसे कि अगर आप कोकोनट के अंदर देखोगे तो वो कुछ नहीं है बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है. और जो उसके साइड में आप वाइट कलर के कर्नल्स देखते हो ना, वाइट कलर का जो मटेरियल प्रेजेंट होता है साइड में कोकोनट के, उसे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं.
तो एंडोस्पर्म जो है वो हो सकता है कि एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले बिल्कुल पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो बाद तक रहे ताकि जो सीड्स डेवलप हो रहे हैं उनको भी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. So this was about endosperm. The important thing in this is that you must remember that primary endosperm cell divides repeatedly and it develops prior to the formation of embryo so as to provide nutrition to the developing embryo. Next is embryo. This develops at the micropylar end of the embryo sac where zygote is situated. एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? जाइगोट. जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनेगा ना. द मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. Figure 2.13 depicts the stages of embryogeny in a dicot embryo. The stages give rise to a proembryo and then subsequently to globular, heart-shaped and mature embryo. A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle, which terminates with the plumule and stem tip. Cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle and terminates at its lower end in the radicular root tip. The root tip is covered with the root cap. This is we are talking about monocot and dicot embryos. Embryos of monocot possess only one cotyledon. In the grass family, this cotyledon is called scutellum, which is situated towards one side of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. Portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. Now let's move on to the diagram. So here 2.14a. This is the diagram of a dicot embryo. In this, there is an embryonal axis and two cotyledons. These are the two cotyledons. One is this and this is the other one. And there is an embryonal axis. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle. इन दो cotyledons के ऊपर का जो level है उसे हम epicotyle बोलते हैं. This is the epicotyle. And this will terminate with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle, below the level of cotyledon, and it will terminate at the lower end in the radicle or root tip. कहाँ खत्म होगा ये? लोअर एंड में, जिससे कि रेडिकल बनेगी या फिर रूट का टिप. और रूट टिप किससे कवर्ड होगा? रूट कैप से कवर्ड होगा. ठीक है. आई होप ये डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट डायग्राम वी हैव इज from the grass family. Monocot embryo, example of a grass family is given here. So there will be one cotyledon only. In the one cotyledon, in the grass family, this cotyledon is called scutellum. Besides grass family और कोई family है, we will call it a cotyledon. In this, the scutellum is situated towards one end of the embryonal axis. एक side present है towards the one end. Lower end पर क्या मिलेगा हमें? Radicle, root cap. अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ की फॉर्म में हमें मिलेगा. एंड वी विल फाइंड कोलियोराइजा टुवार्ड्स द टर्मिनल एंड, द रेडिकल और रूट टिप टुवार्ड्स द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वी विल कॉल इट एज कोलियोराइजा. द लेवल अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल. दोनों में बिल्कुल सेम चीज़ें हैं. देखो, कोटिलिडन के ऊपर का जो लेवल है उसे हम एपिकोटाइल बोल रहे हैं. कोटिलिडन के नीचे का जो लेवल है उसे हम हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं. नीचे की तरफ रेडिकल प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है, प्लूम्यूल ऊपर की तरफ होगा. तो जो ऊपर है यानी कि एपिकोटाइल है वो किस में होगा? प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप को बनाएगा. नीचे क्या प्रेजेंट है? हाइपोकोटाइल. कोलियोराइजा कह रहे हैं हम मोनोकोट के केस में. वो क्या बनाएगा? रेडिकल या फिर रूट कैप बनाएगा. इतनी सी बात है बस. अब जो एपिकोटाइल है उसके पास एक शूट एपेक्स है, शूट की फॉर्मेशन कर रहा है, और कुछ प्राइमोर्डिया है जो कि एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं और इसे हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं. सी हियर, दिस इज द कोलियोप्टाइल. There are leaf primordia which is enclosed in a hollow foliar structure. This is called coleoptile. I hope this diagram is clear to you all. Now next we have is the seed. In angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule. Seeds are formed inside the fruit. Obviously seeds are formed inside the fruit. A typical seed consists of seed coat, cotyledon and embryo axis. The cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to the storage of food reserves.
Mature seeds may be non-albuminous or ex-albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. In the previous टॉपिक वी वर स्टडिंग अबाउट द एम्ब्रियो, है ना. उससे पहले वाले में एंडोस्पर्म के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जो एंडोस्पर्म है वो पूरा कंज्यूम भी हो सकता है बिफोर द सीड मैच्योरेशन, या फिर वो आखिर तक भी रह सकता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन तक. अगर वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब कि कोई बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस होगा. भाई एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ, नॉन एल्ब्यूमिनस. लेकिन इफ़ देर इज़ एन एंडोस्पर्म, it is not completely used up during the embryo development, then it will be albuminous seed. अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है सीड के डेवलपमेंट तक, तो उस तरह के सीड को हम कहेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. लेकिन अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है सीड के डेवलपमेंट तक, उस चीज़ को हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस सीड. एल्ब्यूमिनस मतलब जिसके अंदर एंडोस्पर्म है, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब जिनके अंदर नहीं है. Occasionally in some seeds such as black pepper and wheat, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is called perisperm. हमने देखा था ना कि बाहर न्यूसिलस प्रेजेंट था ओव्यूल के, अगर वो न्यूसिलस भी बचा हुआ है सीड के डेवलपमेंट तक, उस तरह के न्यूसिलस को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं. इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल्स के हार्ड हो जाते हैं, टफ प्रोटेक्टिव कवर बनाना होता है उन्हें, सीड कोट बनाना होता है. माइक्रोपाइल जो है वो छोटा सा पोर. अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम ओव्यूल को डेवलप करें, क्योंकि ओव्यूल को ही सीड बनाना है ना. ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट. ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड. ओव्यूल देखो कैसे डेवलप हो रहा है सीड के अंदर, ये चीज़ हमें नोटिस करनी है. अंदर से जो है एक एम्ब्रियो सैक बन चुका है, एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके अंदर कोटिलिडन्स डेवलप हो चुके हैं, एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है. उसके बाद के ये इवेंट्स हो रहे हैं. बाहर का अगर न्यूक्लियस बचा हुआ है तो उसे हम पेरिस्पर्म कहेंगे. इंटेग्यूमेंट्स का काम क्या है, सीड को प्रोटेक्ट करना, सीड कोट बनाना. ऊपर क्या था, छोटा सा माइक्रोपाइल प्रेजेंट था, स्मॉल पोर प्रेजेंट था. सीड कोट के अंदर भी ऐसे ही रहेगा वो. उससे क्या होगा कि सीड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन या फिर वाटर का आना जाना रहेगा. अब जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा उसका जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और सीड जो है वो रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा. जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी एम्ब्रियो की वो स्लो हो जाएगी और एम्ब्रियो जो है वो एक डोरमेंसी के स्टेट में अंदर एंटर कर सकता है. इनएक्टिव स्टेट होता है डोरमेंसी का, तो फिर कुछ टाइम के लिए एम्ब्रियो जो है वो इनएक्टिव रहेगा. और जैसे ही फिर उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, यानी कि जो जिस तरह का मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर उसको चाहिए, जब उसे वो मिल जाएगा तो वो एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा. अब ओव्यूल मैच्योर होगा सीड के अंदर एंड ओवरी विल डेवलप इनटू अ फ्रूट. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी विल प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली. द वॉल ऑफ द ओवरी विल डेवलप into the wall of the fruit called pericarp. The fruits may be fleshy as in guava, mango or etc. and may be dry as in groundnut, mustard etc. Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seed. In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, the other floral parts degenerate and fall off. However, in a few species like apple, strawberry and cashew etc., thalamus also contribute to the fruit formation. Thalamus you know ना, तो जो पार्ट होता है नीचे वाला जहाँ से फ्रूट ये पिस्टिल अटैच्ड होता है टू द फ्लावर. सो इफ़ द थैलेमस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स एंड मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. मीन्स अगर थैलेमस जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट है, ये सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहा है. लेकिन अगर थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट के डेवलपमेंट में, उस चीज़ को हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट. Although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are a few species in which fruit develop without fertilization. Such fruits are called parthenocarpic fruits. Banana is one such example. It can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. मतलब जो भी फ्रूट्स बिना सीड के बने हैं ना, जिन भी फ्रूट्स के अंदर आपको सीड नहीं मिलता तो समझ जाओ वो सभी जो हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं. उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो फ्रूट डेवलप हुआ है. पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स या फिर बाहर से किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, कोई भी एंजाइम वगैरह उनमें अगर हम स्प्रे करते हैं तो उनके अंदर जो है डेवलपमेंट हो जाती है. सीड्स ऑफर्स सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help in the species to colonize in other areas. As they have sufficient food reserve, the young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. Hard seed coat provide protection to the young embryo. Being products of sexual reproduction, they generate new genetic recombinations leading to variations. So seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. Now this is all about seed, and there are some
most viable seeds which are yet viable. Now after all these, there will be apomixis and polyembryony. Although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization, which is called apomixis. एपोमिक्सिस जो है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, जो कि लगती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन वो होती तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है. There are several ways of development of apomictic seed. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है कि जो डिप्लॉयड एग सेल था ना, वो बिना रिडक्शन डिवीजन के ही बन जाता है और एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइज करे. More often in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. Poly का मतलब पता ना काफ़ी सारी, पर embryony means embryo, तो काफ़ी सारे embryo, एक से ज़्यादा embryo अगर बन रहा है तो उसे हम कहेंगे polyembryony. So basically, what is this apomixis? It is a form of asexual reproduction in which the formation of seed take place from an unfertilized egg cell, बिना fertilization के, avoiding the process of meiosis and fertilization. ठीक है, I hope this definition is clear to you all. And what is polyembryony? It is another phenomena associated with seed in which the formation of more than one embryo from a single zygote in a seed is taking place. ठीक है. Now hybrid varieties of several of our food and vegetables are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. One of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Production of hybrid seeds is costly, and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomict, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. So this para is very important because it is often asked what is the importance of apomixis. When it is taking place from an unfertilized egg cell, avoiding meiosis and fertilization, both the processes, then what is its importance? Or it can also be asked as what is the significance of apomixis. Okay, so this is the importance of apomixis. And now this is the summary and hence this chapter is complete. I hope आपको सब समझ आ गया होगा. अगर अभी भी कोई doubt है then you can ask me in the comment box. I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.